थोड़ा शिथिलता लाएंगे मंदिर में तो ठीक है। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। हम इस वक्त गुलजू के प्रांगण में हैं। इंसाफ का देव, न्यायकारी देवता गोदल देव गुलजू धाम के मूल मंदिर के पास है। अखंड ज्योति जल रही है। इस मंदिर की मान्यता पर आज बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होगी, लेकिन नगर निकाय की राजनीति में जो चंपावत नगर पालिका का वार्ड नंबर 5 है, उसका नाम न्यायकारी देवता गोदल देव के नाम पर है। इससे पहले कि इस वार्ड के बारे में राजनीतिक मिजाज को जाना जाए, हमें उचित लगा कि जगन्नाथ गोस्वामी जी से मंदिर की और एक मोटे तौर पर इस क्षेत्र के विकास की, इस क्षेत्र की जानकारी हासिल की है। जगन्नाथ गोस्वामी जी, आपका बहुत स्वागत है। से कुछ दिनों बाद 23 तारीख को चुनाव होगा जी। तो आप ये जो वार्ड है ऐतिहासिक है, आध्यात्मिक है। राजनीति में धर्म आना चाहिए, ये जरूरी है कि इसमें बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, एक संदेश लेके जाते हैं। तो इस क्षेत्र के आसपास विकास की क्या स्थिति है और मंदिर के बारे में, मंदिर को कैसे और ज़्यादा पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, तीर्थाटन, आध्यात्मिक ऊंचाई देने के लिए क्या आपको सुझाव है? मंदिर में आते हैं, इसको गोल्ड के भी नाम से जाना था, है गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे मुरादें पूरी होती है। जहाँ तक विकास का है, फिलहाल यहाँ ऐसी कोई परेशानी तो नहीं है। फिलहाल सब कुछ सही चला हुआ है, बाकी ऐसी कोई परेशानी नहीं है। नाली ठीक है, पानी आता ही है, बिजली आती है और नाली आली है ही थोड़ा तो प्रॉब्लम करती है। नगर पालिका से आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते, वो भी सफाई करते हैं। देव स्थल में न्यायकारी देवता जो आध्यात्मिक हाई कोर्ट में कहाँ के लोग आते हैं, कितने दूर दूर से लोग आते हैं? ये तो सर इसमें तो ऐसा है कि हमारे कुमाऊं का तो हुआ ही, देश विदेश से भी इस पे पर्यटक आता है। गोदलचौड़ वार्ड का जो प्रवेश द्वार है, जो शुरुआत है, वो बेहद शानदार है। मंदिर तक स्थितियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत आदर्श वार्ड की स्थिति दिखती है। लेकिन जैसे ही मंदिर के पिछवाड़े की ओर आगे बढ़ना होता है, रास्तों की सकरेपन आते हैं, सफाई की कहीं कमी दिखती है, नाली निकास की व्यवस्था में भी कहीं अड़चन है। इसके अलावा और क्या असुविधा है, क्या सहूलियतें यहाँ हैं? पूर्व के सभासदों ने, पूर्व के पालिका अध्यक्षों ने क्या उस वक्त दावे किए थे, कितने दावों को, कितने वादों को उन्होंने पूरा किया, इसको जानने के लिए भूपेंद्र नाथ जी युवा हैं इस क्षेत्र के, उनसे बात करते हैं। चुनाव फिर 23 तारीख को आ गए। आप लोग 2 बार नगर पंचायत के लिए वोट दिया है, 2003, 2008, फिर 2013 और 2018 में आपने नगर पालिका के लिए वोट दिया। तो कितना सुधरा है? नहीं, उनने भी बहुत प्रयास किए, बहुत कार्य किए, उनके द्वारा भी बहुत कार्य किए गए। प्रकाश तिवारी जी के द्वारा भी हमारे मंदिर के जो इधर की जो रास्ते हैं उसको चौड़ा किया गया उनके द्वारा भी। लेकिन अथक प्रयास उनने भी किए थे इस वार्ड के लिए। और फिर दूसरे जो 18 में चुनाव हुए उसमें विजय वर्मा जी बने, उनके द्वारा भी अच्छे कार्य किए गए। जैसा कि रास्ते भी बने हैं, ये जो नया रास्ता है ये उनके द्वारा बनाया गया है। कुछ हम लोगों की ही कमी कहेंगे उसमें, हम आपस में जिसके भी थोड़ा खेत अगर कट रहे हैं तो सुविधा भी उसी को मिल रही है, न कि पालिका वाले ले रहे हैं। जैसा कि ये नाली बनी है, इस नाली का पानी आगे जाता है तो उसमें जो हमारा जितने भी परिवार हैं उनकी नालियों का ही पानी इसमें जाएगा, अन्यथा बरसात का पानी जाएगा। नहीं तो ये आंगन से होते हुए घरों के अंदर भी ये पानी गया, तो उनके द्वारा ये बनाया गया है।
तो उसमें एक ये मकान बना है, जैसे उस मकान के लिए भी रास्ते की सुविधा हो गई है नीचे तक। अगर ये बन जाएगा तो और अच्छा होगा, लेकिन उसमें हम न पालिका की कमी कहेंगे, न हम विभाग की कमी कहेंगे, न चेयरमैन की, न वार्ड मेंबर की कमी कहेंगे। वो खुद हम लोगों की, जिसके भी खेत है, चाहे मेरा खेत है चाहे अन्य के खेत है, वो आपस में जब तक सहमति नहीं होगी तो वो कार्य नहीं हो सकता है। और दूसरी तरफ लाइटें लगी हैं और उजाला हुआ है, और आगे भी जो भी बने, हम तो सबको शुभकामनाएं देते हैं कि ऐसे ही हमारे नगर में, हमारे वार्ड में, हमारे जनपद को ऊपर लाएं, एक अलग सी पहचान बनाएं, जो भी कार्य हों अच्छे हों और अच्छा करें, चाहे जो भी जीते। गुलजी बाबा का आशीर्वाद सभी प्रत्याशियों के लिए हमारी तरफ से है। यहाँ स्ट्रीट लाइट ठीक चलती है, पानी की व्यवस्था ठीक है? जी, पानी भी आ ही रहा है। जब से कोराला बना है, कोराला से तो बहुत ही अच्छी सुविधा हो गई है। और जैसा कि यहाँ पे सोलर पंप भी लगे, लेकिन एक मंदिर में लगना था, तो उसके लिए कुछ हम ही लोगों की हो रही कि जैसे यहाँ यात्री आते हैं तो उनके आने जाने में असुविधा होती है, गाड़ी जो लाते हैं तो फिर बैक करने के लिए जगह नहीं हो पाती है। तो इस वजह से हमने जो फील्ड वाला हैंड पंप है उसमें वो सुविधा उपलब्ध कराई है, जिससे 10-15 परिवारों का पानी का अच्छा, वहाँ से नहाने धोने के लिए भी और अन्य चीज़ों के लिए भी पानी की सुविधा अच्छी हो रही है। जैसे पानी अगर बाय द वे लाइन में ना आए तो उससे भी बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो भी सभासद जीतते हैं, जो भी पालिका अध्यक्ष जीतते हैं, उनसे पहला काम आप क्या चाहेंगे कि आपके वार्ड में ये काम हो? वार्ड तो बहुत बड़ी छोटी बात है। मैं तो पहले ये चंपावत में जो है नगर पालिका के अंतर्गत या हमारे जो आसपास के गांव हैं, इसमें जो प्राधिकरण का जो नियम जो लगा दिया है, जैसे एक बेरोजगार आदमी या एक समझो कि कोई बुजुर्ग आदमी अपना एक नाली आधी नाली ज़मीन बेचता है, 6-7 लाख रुपए में ज़मीन बेच रहा है, उसके बाद वो सोचता है कि चलो एक कमरा में लगा लूँ, 1-2 कमरे, एक किचन का कमरा बना दूँ, तो उसमें भी प्राधिकरण का नियम आ गया है और वो सीधे घर आ रहे हैं कि भाई इतने का चालान कटेगा, ये कटेगा। सबसे मुख्य समस्या तो मेरी यही है कि ये मेरी व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये पूरे चंपावत नगर की ओर से मैं ये, चाहे कोई कहे ना कहे, मैं व्यक्त करता हूँ। ये जो नियम है इसको तत्काल हटाया जाए, इसको सरल बनाया जाए। नियम लगता है उसको बदला भी जाता है, सब हो सकता है सर। हम तो यही चाहते हैं कि आपके इस चैनल के माध्यम से ये आवाज़ हमारे प्रदेश के तेजस्वी मुख्यमंत्री तक भी पहुंचे और केंद्र सरकार में मोदी जी तक भी ये पहुंचे कि एक चंपावत ऐसी जगह है कि जो जहां पर प्राधिकरण का नियम लगे। यही नियम लोहाघाट पर नहीं है, टनकपुर में नहीं है, पिथौरागढ़ इतना बड़ा शहर है वहाँ नहीं है सर। हम तो ये कहते हैं कि ये चंपावती का दुर्भाग्य है जहाँ से मुख्यमंत्री जीते हैं, सब कुछ है, मुख्यमंत्री हमने दिया है और हमें ही ऐसी टोपी पहनाई जा रही है। हमें ये नियम तुरंत तत्काल, जैसे ही पालिका में जो भी चेयरमैन बैठता है, हम तो उससे जो आ रहे हैं उनसे भी यही पहला हमारा क्वेश्चन यही है कि ये चीज़ें तो रास्ते बनते रहेंगे, सब कुछ बनते रहेगा, विकास होते रहेगा। ये पहला नियम जो है प्राधिकरण का हटाया जाए, जो कि एक इसको सरल बना दिया जाए। एक गरीब आदमी अगर मकान बना रहा है तो उसको ये नियम लागू न करते हुए, जैसे कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग बना रहा है, ठीक है, हम तो कह रहे हैं उसमें करिए आप। जैसे बिजली का बिल आता है, कॉमर्शियल अलग आता है, घरेलू अलग आता है, इस तरीके का करिए, उसको बनाइए, ये सुधारिए। रामनाथ जी हमारे साथ हैं, बुजुर्ग हैं, क्या दिक्कतें हैं अपने अनुभव से और जो वो देख रहे हैं वो बताएंगे। रामनाथ जी ये बताइए, नगर पालिका के चुनाव फिर हो रहे हैं 23 तारीख को, तो इस वार्ड में क्या सुविधाएं मिली हैं और क्या सुविधाएं आप और चाहते हैं? साफ सफाई कैसी है, जो स्ट्रीट लाइट है वो कैसा है, पानी कैसा है, रास्ते कैसे हैं, तो सफाई की क्या स्थिति है? अच्छा, कोई दिक्कत आप लोगों को, किसी तरह की कोई समस्या, या आप अपने नए प्रत्याशियों से क्या चाहते हैं जो बाद में प्रतिनिधि आपके बनेंगे? वादे करते हैं, उन पर भरोसा है? भरोसा तो नहीं है, भरोसा करते ही नहीं होंगे, मतलब जो भरोसा नहीं देते हैं, भरोसा नहीं देते हैं। अच्छा, कितनी बार बन गया, 3 बार 4 बार बन गया, कोई भरोसा उन लोगों से कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं। ये इंसाफ का देव, आध्यात्मिक हाई कोर्ट, या कहें कि धार्मिक सर्वोच्च इंसाफ जहाँ मिलता है वो गुरुदेव का मंदिर है, गुलजू का मंदिर। न्यायकारी देवता उत्तराखंड और उत्तराखंड के बाहर जिनकी स्वीकार्यता, जिनकी लोकप्रियता, जिनकी मान्यता है, न्याय अध्यात्म की शरण में देने आते हैं और वो यही शरण स्थली है, यही न्याय का स्थान है। इस वक्त
उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों की सरगर्मी है। खूबसूरत मौसम, सुहानी धूप और उसके बीच अब 23 जनवरी को मतदान से आज करीब 11 दिन मतदान में रह गए हैं। वार्ड नंबर 5 चंपावत नगर पालिका, गोलजू की धरती में क्या चल रहा है और गोलजू की धरती के बीच गोलजू के खुद के वार्ड में, गुरुदेव वार्ड में क्या स्थिति है, उसको लेकर एक बेहद स्वस्थ परंपरा इस क्षेत्र से जो दोनों प्रत्याशी हैं उन्होंने खड़ी की है। आमतौर पर प्रत्याशी आपस में सवालों के जवाब देने से एक साथ बसते हैं, लेकिन यहाँ दोनों प्रत्याशियों ने, जैसे यूएसए में प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है, उस तर्ज पर एक स्वस्थ और एक शानदार उदाहरण भी पेश किया है। रोहित बिष्ट पूर्व में सभासद रहे हैं, मनदीप ढेक पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं और राज्य आंदोलनकारी। तो इन चुनावों को जानने से पहले, इन चुनावों में क्या मुद्दे दोनों प्रत्याशियों के हैं, उससे पहले गुरुदेव वार्ड, उसकी एक संक्षिप्त जानकारी देना जरूरी है। 832 मतदाताओं वाला यह वार्ड है। नाम से जाहिर है कि गुरुदेव मैदान जो खेल के इकलौता चंपावत का सहारा है वह तो है ही, और वो मैदान भी गोलजू के नाम पर है। इसके अलावा यहाँ 1 दर्जन से अधिक कार्यालय हैं। लोक निर्माण विभाग, पशु चिकित्सा सेवा केंद्र, वन विभाग का वन क्षेत्र अधिकारी का कार्यालय, खेल विभाग, होमगार्ड्स का दफ्तर है, श्रम विभाग का कार्यालय है। ARTO ऑफिस बेशक टनकपुर में है, लेकिन उसकी एक ब्रांच जो रीजनल इंस्पेक्टर होते हैं, RI ऑफिस, वो चंपावत में है। बिजली विभाग, और बिजली विभाग के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चंपावत के विधायक बनने के बाद से चंपावत का जो CM कैंप कार्यालय है वह भी इसी गुरुदेव वार्ड में है। इस संस्था के लिए चुनाव हो रहे हैं नगर पालिका, उसका भी कार्यालय है वह इसी वार्ड में है। यानी कि ये वार्ड अपने आप में छोटा वार्ड, घना वार्ड, बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस को लेकर है, बहुत सारी ऑफिसेस को लेकर है, और आध्यात्मिक थाती, आध्यात्मिक ऊंचाई इस न्याय के मंदिर के सहारे तो है ही। गोलजू कॉरिडोर भी बन रहा है। समस्याएं क्या हैं? बाहर से जब एंट्री होती है, जब इस वार्ड में आया जाता है तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई बहुत समस्याएं होंगी, लेकिन जैसे जैसे वार्ड के भीतर जाते हैं तो समस्याएं अपने संक्षिप्त रूप में होती हैं, और समस्याएं और समस्याओं का समाधान एक निरंतर प्रक्रिया है। कौन से मुद्दे उनके लिए प्राथमिकता के हैं? रोहित जी, इस वार्ड से आप प्रत्याशी हैं, तो क्या मुद्दे आपके लिए हैं, क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी? मेरे को सबसे पहले तो पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी भाजपा द्वारा बनाया है। मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ, वहाँ मेरे को सबसे ज़्यादा नाली की दिक्कतें हैं, साफ़ सफाई में थोड़ा सा और जोर देना है, और सड़क की भी दिक्कतें हैं, कहीं तक रास्ता नहीं पहुंचा हुआ है। उन सबको काम करने में उनमें पूरा जोर दिया जाएगा, और एक आदर्श वार्ड बनाया जाएगा जैसा मुख्यमंत्री जी का वो है। इस वार्ड को एक आदर्श वार्ड की तरह बनाया जाएगा। आप इससे पहले अपनी सभासद रहे, लेकिन वो वार्ड दूसरा। अब आप जब नए वार्ड में आए हैं तो आपको कोई असहजता महसूस होती है कि उस वार्ड बनाम इस वार्ड को लेकर? ना, ऐसी असहजता कुछ नहीं, सब अपने ही लोग हैं, कोई में बाहर का ऐसा नहीं। ये तो एक सब जगह से वो है कि कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। प्रधानमंत्री जी रहने वाले गुजरात के हैं, बनारस से लड़ रहे हैं, हमारे CM साहब खटीमा से थे, चंपावत से चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें तो असहजता कोई महसूस नहीं हो रही। पब्लिक के बीच में हमने पहले भी काम किए हैं, हमारे काम सभी लोगों के बीच में हैं। जो पिछले वार्ड में भी मैंने बालेश्वर वार्ड का मैंने प्रतिनिधित्व किया, वहाँ के लोगों से और वहाँ की जितने भी वहाँ मैंने काम किए सब वो लोगों के बीच में भली बात ही है। उसी क्रम में मैंने फिर गोरेचौड़ वार्ड से अपनी दावेदारी पेश की, पार्टी ने मेरे में भरोसा जताया और मेरे को यहाँ से टिकट दिया गया। तो यहाँ ऐसी ऐसा तो कोई वो नहीं है, सब अपने ही लोग हैं, सब यहीं के लोग हैं, कोई बाहर के से आने वाला जाने वाला कोई ऐसा वो कुछ नहीं है। अगर आप चुनाव आपके पक्ष में रहता है तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम मेरा जो ये नालियाँ हैं, जो ये, क्योंकि यहाँ थोड़ी
रास्तों में बीच में थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से उसमें अंडरग्राउंड ह्यूम पाइप और आपका नाली निर्माण कार्य, पटाल निर्माण कार्य और साफ़ सफाई में, पथ प्रकाश व्यवस्था में विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। और थोड़ा सा यहाँ वालों की शिकायतें ये भी हैं कि थोड़ा प्राधिकरण में हमारे पास कम हुआ है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा हम इसमें बात करेंगे। गोदलसर वार्ड के दूसरे प्रत्याशी मनदीप बेग पूर्व में नगर पालिका सभासद का चुनाव लड़ चुके हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं और छात्र राजनीति से सक्रिय रह रहे हैं, छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। मनदीप जी, आपका जो चुनाव लड़ना, जब आपने सभासद का चुनाव लड़ना सोचा तो क्या क्या मुद्दे आपने सोचे कि यहाँ इसलिए चुनाव लड़ना चाहिए और ये समस्याएं इस क्षेत्र में हैं जो अब तक पूरी नहीं हुई? इस बार जब मेरा अभी इलेक्शन लड़ने का जो मन हुआ था तो इसलिए हुआ कि हमारे वार्ड की बहुत उपेक्षा हुई थी पिछले कार्यकाल में। कई इलाके हमारे ऐसे हैं जो हमारे वार्ड के अंदर जहाँ ड्रेनेज की समस्या है उसके अंदर की गई, जो अब आज जनता जो है हमारे से उम्मीद रखी है कि हम सही प्रतिनिधित्व देकर उन छोटी छोटी समस्याओं को सॉल्व करें। और जो मेरी प्राथमिकता ये है, एक तो हमारा ये वार्ड जो है इसकी दो तरफ की, ये तिकोना है तो दो तरफ की इसकी बाउंड्रियाँ हैं जो वो नालों से घिरी हुई है। तो वो नालों की इससे जो है, नालों के किनारे जो हमारे कृषि भूमियाँ हैं, लोगों की भूमि है, खरीदी हुई भूमि है, वो जो है क्षतिग्रस्त हो रही है। तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि उन नालों में सुरक्षा दीवार का निर्माण कराया जाए और खट्टेनापुर से लेकर हमारा आरक्षी राम तक का मेडिकल स्टोर और राइस की से जो नाला आता है उससे उसको जो है प्रॉपर तरीके से उनको बनाया जाए और इससे रास्तों का भी निर्माण होगा। उन जमीनों में जो है हमारी बसाहत होगी, शहर में जो है बढ़ेगा। अब वो कई जगह ऐसी हैं जो अप्रोच के कारण जो है खाली पड़ी, तो उन जो जहाँ संभावना है उन नालों में उनसे हम रास्ते निकाल के एक तो सुरक्षा भी होगी, दूसरा जो है रास्ते में बनेंगे। तो ये नहीं है। बाकी गोलजी का प्रांगण है तो इसके लिए अब सरकार कह तो रही है कि गोलजी कॉरिडोर का निर्माण होगा। पता नहीं दूर की कौड़ी है वो कब धरातल में आती है। और बाकी मैं भी पार्टी का दावेदार था, भाजपा का। हमारे वार्ड में रहने वाले 5 कार्यकर्ता जो है सक्रिय कार्यकर्ता, 5 कार्यकर्ता इस वार्ड से दावेदार पार्टी से सिंबल मांग रहे थे। अब ठीक है, पार्टी ने पता नहीं क्या सोचा कि हम 5 लोगों में से या हमारे वार्ड में से 832 लोगों में से कोई एक आदमी पार्टी को योग्य नहीं मिला होगा, तो इसलिए जो है दूसरे वार्ड के पूर्व के सभासद को हमारे वार्ड में सिंबल दे दिया। बल्कि पार्टी से मेरी बात ही नहीं, मैंने कहा भाई ठीक है सिंबल मत दो, सिंबल की लड़ाई मत कराओ भाई। अगर दावेदार जाते हैं सिंबल मत दो, प्लीज छोड़ दो, जिसकी हिम्मत होगी लड़ेगा, नहीं होगी नहीं लड़ेगा। और उसके बाद फिर एक प्रत्याशी हमारे पूर्व के 2 बार के सभासद थे गोरखपुर वार्ड में प्रकाश नाम, वो भी दावेदार, उन्होंने भी नॉमिनेशन किया था। तो पार्टी को मैंने ये सुझाव दिया कि भाई हम दोनों जो है नाम वापस ले लेते हैं, जो हमारे वार्ड का रहने वाला है कम से कम उसको हम माला पहना देंगे, हमारे को भी तसल्ली रहेगी कि हम अपने वार्ड के व्यक्ति को ही अपना प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। बात ये नहीं है कि कोई बाहर का है कोई अंदर का है, सब यहीं के हैं, लेकिन वो संगठन की दृष्टि से हमारे वार्ड में रहने वाले कार्यकर्ता कब इलेक्शन लड़ेंगे। एक छोटा सा सभासद का वार्ड का टिकट जो है हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं मिल पा रहा है, तो हम क्या अपेक्षा रखते हैं। इसी वजह से भी मैंने जो है ये लड़ाई लड़ने का किया है। इसलिए मैं गोलजी से भी कह रहा हूँ कि अगर मेरी बात में सच्चाई है तो आप साथ देंगे, आशीर्वाद देंगे और मेरे को जो है सफल करेंगे और जो है न्याय करेंगे। रोहित जी ने जैसा कहा कि प्रधानमंत्री गुजरात के लिए उत्तर प्रदेश से चुनाव, मुख्यमंत्री चाहे हरीश रावत झारखंड से लड़े, मौजूदा मुख्यमंत्री उधम सिंह नगर जिले के हैं, चंपावत से चुनाव लड़े, और आपने नगर पालिका की राजनीति में जो बालेश्वर वार्ड के वर्तमान सभासद, जो बालेश्वर वार्ड आरक्षित होने के बाद गोरखदेव में आए, तो क्या इस लड़ाई को, इस चुनावी संघर्ष को, इस चुनावी जंग को बाहरी बनाम भीतरी बनाने का एक मुद्दा
लोगों के सामने? नहीं, ये मेरा मुद्दा पब्लिक के लिए नहीं है। पब्लिक के लिए तो मैं उनकी समस्याओं के लिए ये लड़ूंगा। पार्टी संगठन संगठन से मेरा सवाल है, संगठन से ये सवाल है कि भाई आपको 832 लोगों में से क्यों नहीं अपनी पार्टी का आदमी मिला? बात इसमें ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात से यहाँ उत्तर प्रदेश से लड़ने आते हैं। उत्तर प्रदेश से इसलिए लड़ने आते हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा की। ये तो ABCD सीटें की समय का मंच है। ये नगर पालिका में सभासद का वार्ड का सदस्य लड़ने का चुनाव लड़ना ABCD हिसाब की। इसमें हम अगर प्रधानमंत्री का उदाहरण दें, मुख्यमंत्री जी का उदाहरण दें, ये उपचुनाव में आए हैं ये लोग, ठीक है, तो वो उदाहरण यहाँ पर तो फिट नहीं रहता। यहाँ पर तो ये हमारे जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के संगठन से जो हमने जनता से, तो जनता की लड़ाई है वो, जनता की जो समस्या है, कहीं पर तो किसी के घर में बरसात में पानी जा रहा है, किसी को जो है नालियों की दिक्कत है, नालियाँ खुली हैं, वहाँ की कीचड़ जम जाता है, गर्मियों में बदबू से नहीं रहने में दिक्कत होती है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी जो मैंने कहा मेरी प्राथमिकता में कि मैं अपनी जो है नालों के किनारे जो हमारे हैं इसको सुरक्षित करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। और दूसरी चीज़ सभासद के तौर पर अगर मैं सदन में पहुंचता हूं तो गोरेचौड़ मैदान की आप स्थिति वापसी में जाते हुए आप देखिए, इस फील्ड के में हमने बचपन से खेला है। आज उसको देख के रोना आता है, उस फील्ड को देख के। आप भी जाते हुए देखिए, उसका चित्रण करिए, दिखाइए क्या स्थिति बनाती है। अगर मैं सदन में जाता हूँ, अगर मैं सबसे पहले इस गोरेचौड़ फील्ड में खेल के अलावा अन्य गतिविधियों को रोकने के लिए, चाहे मुझे धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे कहीं तक का लड़ाई करनी पड़े, चाहे मैं उस चीज़ को रोकूंगा। उसको केवल खेल मैदान है, हमारे बुजुर्गों ने इसको खेल मैदान के तौर पर दिया गया है। GIC के लिए ये खेल मैदान के तौर पर दिया गया है। इसका उपयोग अन्य चीज़ों में कर करके इस फील्ड की दुर्दशा कर दी गई है। इससे हमारे खिलाड़ियों को खेलने में दिक्कत हो रही है, खिलाड़ी घायल हो जा रहे हैं। उस फील्ड को सुधारने के लिए सबसे पहला मेरा काम होगा, सदन में अगर मैं जाऊंगा तो मेरा पहला प्रस्ताव ये होगा कि इस फील्ड की दशा सुधारी जाए और इस फील्ड को केवल खेल के लिए यूज किया जाए। सदन में का जो पहला प्रस्ताव होगा, मैं इस फील्ड के लिए जो है इसकी दशा सुधारने के लिए पहला प्रस्ताव रखूँगा। बहुत धन्यवाद मनदीप जी, बहुत धन्यवाद रोहित जी। आप दोनों ने एक राजनीति में इनकी जो सियासत में स्वस्थ परंपरा इसी तरह से रहती है। चुनाव कितने ही प्रत्याशी लड़े, एक ही जीतता है, लेकिन चुनाव लड़ना वैचारिक रूप से मत भिन्नता है, उसमें किसी तरह का मनभेद नहीं होता है, उसमें किसी तरह का दुराग्रह नहीं होता है। सबका लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो अपने बात, अपने मुद्दों को उठाने के लिए राजनीति के मैदान में आए। लेकिन राजनीति की जो मर्यादाएं हैं उसके अनुकूल आचरण करना सभी प्रत्याशियों का, सभी नागरिकों का, सभी मतदाताओं का धर्म है। और हम इस जो गुलजू के धर्मस्थल से जब बात कर रहे हैं तो उम्मीद है कि राजनीति में एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत भी गुलजू की धरती से होगी। गोरेचौड़ वार्ड, भरापुरा वार्ड, तमाम बड़े सरकारी कार्यालय, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री का कैंप कार्यालय गुलजू का धाम तो है ही है। हम जहाँ पर खड़े हैं और पीछे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा है। दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम एकात्म मानवतावाद के लिए दिया जाता है, यानी कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति, सबसे पीछे के व्यक्ति को कैसे मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उसका कैसे विकास करें, ये राजनीतिक विचार, ये सामाजिक नज़रिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया। दीनदयाल उपाध्याय जी की सरकार, यानी कि उनके विचारों की सरकार केंद्र में वर्ष 2014 से है। इस प्रदेश में भी 2017 से भारतीय जनता पार्टी काबिज है। गोरेचौड़ वार्ड, जिस वार्ड में ये प्रतिमा स्थापित है, ये पार्क है, इसके हाल मोटे तौर पे अच्छे, सुहाने, खुशगवार, उज्जवल और चमकदार दिखते हैं। लेकिन पार्क की दुर्दशा, एक खस्ता हाल पार्क, ये बताता है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा बाहर से दिख रहा है। समस्याओं की चुनौतियाँ गहरी हैं, लेकिन वो समस्याएं एक नागरिक सुविधा, नागरिकों को मिलने वाली जो समस्याओं से निजात है, वो चुनाव दर चुनाव आखिर क्यों नहीं मिल पाती है। पानी, बिजली, छोटे रास्तों को चौड़ा करना, सफाई, ग्रीन चंपावत, क्लीन चंपावत का नारा, स्वच्छता अभियान के नारे, इन तमाम नारों के बीच गंदगी ने अपनी जगह इसके बावजूद बनाई है। तो नगर पालिका, जो शहर की सरकार जिसे कहते हैं, सिविलाइज्ड सिस्टम की बुनियाद जिस पर टिकी होती है, वहाँ कमी दिखती है। लोगों की समस्या
इन बुनियादी मुद्दों से कहीं आगे की है। प्राधिकरण को लेकर गहरी नाराज़गी है। DDA यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिला विकास प्राधिकरण, निर्माण के लिए जो अनुमति प्राधिकरण की चाहिए, लोगों को लगता है कम से कम गोरचौड़ वार्ड में ये पहली बार ये मुद्दा सामने आया कि ये उनके साथ नाइंसाफ़ी है, उनकी जेब पर डाका है। इसकी ऐसे क्षेत्र में खास तौर पर घरेलू निर्माण के लिए कतई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लोगों का मानना है कि इसमें सुधार होना चाहिए। DDA के इस निर्णय में संशोधन हो, प्राधिकरण से अनुमति लेने की अनिवार्यता को खत्म किया जाए, ताकि लोगों पर जो अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, कम से कम वो मुख्यमंत्री के अपने ज़िले में इन लोगों को उससे राहत मिले। नगर पालिका के चुनाव के नतीजे और नगर पालिका के चुनाव में उठे मुद्दों का क्या आगे निष्कर्ष होगा, उस पर किस तरह से क्रियान्वयन होगा, कितनी बातें मानी जाएंगी, कितनी बातें पीछे छूटेंगी। 23 को मतदान और 25 को मतगणना, और उसके बाद जब नया बोर्ड काम करेगा और लोगों के सामने आएगा कि जो सियासियों के वादे, लोगों के मुद्दे, इनके बीच कितना समझ में बैठता है, इसका इंतजाम होगा।